Okay, we will read this from here only. मिशन मौसम अभी रिसेंटली जो है 150th फाउंडेशन डे बनाया गया है। 150वीं जयंती बोल सकते हैं। इट्स नॉट जयंती, आईएमडी की बर्थ ही हुई थी। तो 150th फाउंडेशन डे ऑफ आईएमडी, दैट इज़ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का फाउंडेशन, उसकी 150th फाउंडेशन डे मनाया गया था। और उसके इस सेलिब्रेशन के अंदर मिशन मौसम जो लॉन्च किया गया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। मिशन मौसम जो है, अगर इस मिशन का मेन मकसद का बात करें हम, तो वेदर फॉरकास्टिंग और क्लाइमेट रेजिलियंस कैपेबिलिटीज़, दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। वेदर फॉरकास्टिंग एंड क्लाइमेट रेजिलियंस कैपेबिलिटीज़ में मदद करेगा ना। मिशन मौसम है क्या? मिशन मौसम के बारे में देखते तो मिशन मौसम जो है दैट इज़ अ comprehensive, what it is a comprehensive program. Why? To modernize India's weather climate monitoring infrastructure. इंडिया की जो क्लाइमेट मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम लोग मॉडर्नाइज करेंगे। फोकस ऑन एडवांस टेक्नोलॉजीज फॉर एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन एंड डाटा एनालिसिस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर है, तो किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अर्थ साइंस एंड आईएमडी। वेदर रेडी बनाना है एंड क्लाइमेट स्मार्ट नेशन, फोरकास्टिंग एक्यूरेसी एंड सपोर्ट द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एफर्ट। नाउ फीचर्स इसके यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी खासी होनी चाहिए। डिप्लॉयमेंट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन रडार्स, सैटेलाइट्स, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम फॉर द रियल टाइम एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग। तो अभी बात जो है छोटे मोटे लेवल पे नहीं है, इट इज़ काइंड ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की यूज़ करने की बात की गई है। तो नेक्स्ट जनरेशन रडार का यूज़ होगा, सैटेलाइट्स यूज़ होंगे, रियल टाइम एटमॉस्फेरिक हमें इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट जनरेशन रडार, सैटेलाइट, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम इम्प्रूव्ड। इससे क्या होगा? फॉरकास्टिंग जो है अच्छी खासी मजबूत हो जाएगी। इम्प्रूव्ड फॉरकास्टिंग होगी, स्ट्रेंथनिंग द वेदर एंड क्लाइमेट प्रेडिक्शन मॉडल्स विद हाई रेजोल्यूशन डाटा फॉर एक्यूरेट शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म फॉरकास्ट। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म फॉरकास्ट और लॉन्ग टर्म फॉरकास्ट दोनों हमें देखने को मिलेगा। और मेन बात है ना कि हाई रेजोल्यूशन डाटा मिलेगा, तो डाटा भी अच्छा खासा मिलेगा, एक्यूरेट मिलेगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए। एयर क्वालिटी की भी मॉनिटरिंग होगी। एयर पोल्यूशन इज़ काइंड ऑफ दीज डेज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, तो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग भी होगी। जिससे एयर क्वालिटी के बारे में जितना ज़्यादा हमें डाटा मिलता रहेगा ना, वी विल बी एबल टू टेक स्टेप्स फॉर देयर मिटिगेशन, और उनकी क्या बोलते हैं सोल्यूशन हमें मिल पाएगा अगर किसी प्रॉब्लम के बारे में पता है। तो अगर हमें एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग यहाँ से डाटा मिल रही है, एयर क्वालिटी डाटा कलेक्शन हो रही है, तो दैट इज़ वेल एंड गुड फॉर द इन्वायरमेंटल स्टेप्स और द सस्टेनेबल स्टेप्स विच कुड बी टेकन, है ना। तो इन्वायरमेंटल इंटरवेंशन होगा एंड वेदर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। सेक्टरल बेनिफिट्स की बात करें तो डायरेक्ट बेनिफिट्स टू एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, एविएशन, डिफेंस, एनर्जी एंड हेल्थ सेक्टर्स। विजन 2047 अलाइनमेंट, 2047 तक हमारा मकसद भी है कि हम लोग एक डेवलप्ड कंट्री बन जाए। उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें भी रहेगी, दैट वुड बी कॉम्प्लीमेंट करेगा आईएमडी विजन 2047 रोड मैप फॉर द क्लाइमेट अडेप्शन एंड रेजिलियंस। सो हमने फीचर्स पढ़ लिए। हमारा फीचर पहला है एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हमने बात करी नेक्स्ट जनरेशन रडार की बात करें, सैटेलाइट का यूज़ करना है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम, तो अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी का। इससे फोरकास्टिंग जो होगी इम्प्रूव होगी, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूरेट मिलेगा, हाई रेजोल्यूशन डाटा, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, इनहांस्ड एयर क्वालिटी डाटा फॉर इन्वायरमेंटल इंटरवेंशन एंड द वेदर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। सेक्टरल बेनिफिट्स की बात है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी मदद होगी। नॉट ओनली कि मतलब क्लाइमेट वाली चीज़ों से हमें मिटिगेशन में मदद मिलेगी, बट ऑल्सो फॉर दी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अच्छा है ये। डिजास्टर मैनेजमेंट में अच्छा है, ओबियसली डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए तो है ही, बट एग्रीकल्चर के लिए भी अच्छा है ना। ताकि अगर तूफान आंधी आने वाली हो, ऑफ देर फोरकास्टिंग होगी, तो देर कैन बी काइंड ऑफ हार्वेस्टिंग हो सकती है, या फिर समथिंग लाइक कि फॉरेस्ट फायर से भी बचाया जा सकता है इन द हॉट और ड्राई क्लाइमेट विंड की अगर सिचुएशन होगी, तो काइंड ऑफ विल बी एबल टू हार्वेस्ट आवर कल्टिवेशन लाइक दैट। एविएशन के लिए भी, फ्लाइट्स के लिए, डिफेंस, एनर्जी एंड हेल्थ सेक्टर्स में भी मदद मिलेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट। तो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग डाटा मिलेगा, उधर हमें सेक्टरल बेनिफिट्स है, विजन 2047 अलाइनमेंट, आईएमडी का विजन 2047 है, रोड मैप फॉर द क्लाइमेट अडेप्टेशन एंड रेजिलियंस। नाउ नाग MK2। व्हाट इज़ नाग MK2? द DRDO ने अनाउंस करा है कि वो इंडिजिनियसली डेवलप करेगा थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। फायर एंड फॉरगेट का क्या मतलब है? विल गेट इन टू डिटेल अबाउट इट। सो और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे थर्ड जनरेशन से है। व्हाट इज़ थर्ड जनरेशन? व्हाट इज़ फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक? व्हाट इज़ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MK2?
अभी तक हमें यही पता है कि DRDO ने MK2 को लॉन्च करा है, और इतना इंपॉर्टेंट रख लो याद कि ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। थर्ड जनरेशन क्या है, फायर एंड फॉरगेट, विल गेट इनटू डिटेल अबाउट इट मोर नाउ। पहले तो नाग MK2 जो कि एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। एंटी टैंक मतलब टैंक को उड़ाने में, अगर सामने वाली जो हमारी क्या बोलते हैं एनिमी कंट्री है जिनकी टैंक है, तो टैंकों को उड़ाने के लिए नाग MK2 जो है थर्ड जनरेशन इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसको डिज़ाइन किया गया है टू न्यूट्रलाइज मॉडर्न आर्मर्ड थ्रेट, जिसको डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। फीचर्स की बात करें, फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी क्या है, तो ऑपरेटर जो है ना लॉक ऑन टू द टारगेट्स, जो टारगेट है उस पर लॉक करके लॉन्च से पहले ही लॉन्च कब करना है उसको लॉक ऑन कर देगा, उसके बाद छोड़ देगा। उससे ये होगा ना कि आपने टाइमिंग लॉक ऑन टू टारगेट्स कर दिया है तो वो लॉन्च हो जाएगा अपने टाइम पे, और ये क्या करेगा, इंश्योर करेगा प्रिसिशन स्ट्राइक होगा कॉम्प्लेक्स बैटलफील्ड कंडीशन में। वर्सैटिलिटी क्या है, कैपेबल ऑफ डिफीटिंग द मॉडर्न आर्मर्ड थ्रेट, जो मॉडर्न आर्मर्ड थ्रेट है इंक्लूडिंग दोज इक्विप्ड विद द एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर्ड, उसमें भी मदद करेगा। रेंज इसकी काफ़ी अच्छी खासी है, वैलिडेटेड परफॉर्मेंस फॉर बोथ मैक्सिमम और मिनिमम रेंज ड्यूरिंग ट्रायल्स, तो रेंज भी अच्छी है। प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन डिज़ाइन फॉर द मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, प्लेटफॉर्म कहने का मतलब है कि जैसे कि नाग मिसाइल कैरियर उस पर भी जा सकता है फॉर द ग्रेटर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, एडवांस गाइडेड सिस्टम इक्विप्ड विद एडवांस्ड इमेजिंग इंफ्रारेड। इंपॉर्टेंस क्या है, इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है इसको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है। इन्हांस बैटलफील्ड रेडीनेस है ना, ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस, स्ट्रेटेजिक deterrence, demonstrate India's technological advancement in the missile system to adversaries. Now, what is rat hole mining? Recently, the tragic loss of the lives in the flooded rat hole coal mine in the Assam Dima Hasao district reignited the debate on persistence of illegal mining and its consequences. अभी हमें असम का जो एक बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंट देखने को मिला है, जिसमें रैट होल माइनिंग के दौरान फ्लड आ गया उस माइन में, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी गई है। सो दिस इज़ अबाउट द रैट होल माइनिंग। तो रैट होल माइनिंग में क्या होता है ना कि हम लोग एक नैरो टनल को डिग करते हैं, बेयरली लार्ज इनफ फॉर वर्कर्स की क्रॉल कर सके, और मेनली यहाँ पे हमें चाइल्ड लेबर का भी बहुत ज़्यादा उपयोग देखने को मिलता है। नॉट उपयोग, इट इज़ काइंड ऑफ चाइल्ड लेबर देखने को मिलता है कि बच्चों को यहाँ पे लगाया जाता है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे रैट होल माइनिंग में छोटे छोटे नैरो टनल्स बनाए जाते हैं, तो इसमें बच्चों को लगा दिया जाता है टू एक्सट्रैक्ट द कोल सीम्स। एंड दो तरीके के होते हैं अगर हम रैट होल माइनिंग की बात करें, एक तो साइड कट माइनिंग होती है, एक बॉक्स कटिंग होती है। साइड कटिंग में क्या होता है ना, ऑन द हिल स्लोप्स, हिल का जो स्लोप है ना, टू फॉलो द विजिबल कोल सिम्स। एंड बॉक्स कटिंग में होता है जहाँ पे डीप पिट्स को डग किया जाता है, हॉरिजॉन्टल टनल्स आर मेड। नाउ वाइट परसिस्ट इन इंडिया, क्यों रैट होल माइनिंग अभी भी इंडिया में है? सो इकोनॉमिक इंसेंटिव्स, वर्कर्स को जो है ना बहुत अच्छा खासा यहाँ पे आप अगर खेत में काम करो या फिर रैट होल, उससे आप अच्छा खासा पैसा आपको रैट होल माइनिंग में आप काम कर रहे हो, माइनिंग एक्टिविटीज़ में तो ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक इंसेंटिव है यहाँ पे। लोकल कंट्रोल, हमारा जो छठवां शेड्यूल है, जैसे एरियाज ऑफ मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम में यूज़ होता है, तो यहाँ पे जो लैंड ओनर्स है ना, लैंड ओनर्स वो भी उनके अंदर मिनरल्स आती है, मेकिंग रेगुलेशन चैलेंज, क्योंकि दीज आर द एरियाज ऑफ द 6th स्केड्यूल में आते हैं। देन लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है, क्योंकि हाई कॉस्ट टेरेन कॉम्प्लेक्स है और मैकेनाइज माइनिंग की ज़रूरत है जिसमें पैसे ज़्यादा लगेंगे, तो उसकी वजह से जो थोड़ा चीप और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है रैट होल माइनिंग, उसको लोग यूज़ कर लेते हैं। गवर्नेंस अच्छी खासी नहीं है, इन्फोर्समेंट जो है काफ़ी वीक है, एंड ऑफिशियल्स जो है ना, ऐसा बोला जाता है कि वो भी थोड़े इलीगल माइनिंग को फ्लरिश करने में मदद करते हैं। सो इट इज़ अलेजिड, नॉट any proof of it, or it has been proved. NGT बैन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2014 में इसको बैन कर दिया था टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड प्रोटेक्ट लाइव्स। वाई नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज़ मोर रैट होल कोल माइंस, क्यों है? इसके पीछे के कुछ रीजंस है वो देखते हैं। सबसे पहला हम तो ये देखेंगे कि थिन कोल सिम्स। थिन कोल सीम्स मतलब वहाँ पे जो कोल है ना, द कोल डिपॉजिट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वो काफ़ी नैरो और सैलो है, जिसकी वजह से अगर हम लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड माइनिंग करेंगे तो इकोनॉमिकली उतना ज़्यादा वायबल होगा नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा प्रिमिटिव मेथड जो है रैट होल माइनिंग टेक्निक उसको यूज़ किया जाता है।
दूसरी चीज़ यहाँ पे पहले भी हमने पढ़ा कि गवर्नेंस अच्छी खासी नहीं है, और ये 6 शेड्यूल में ये सारे जो आते हैं 6 शेड्यूल लैंड राइट्स इन स्टेट्स लाइक मेघालय। यहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है ना, उनके ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर आती है लैंड और मिनरल्स। तो फिर ये गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो रेगुलेट करे या फिर कुछ इन्फोर्स करे कुछ भी लॉ या फिर स्टैंडर्ड्स माइनिंग इन एरियाज़ में। चैलेंजिंग टेरेन क्योंकि थोड़ा हिली और रगड टोपोग्राफी है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, तो रिस्ट्रिक्ट करता है यूज़ ऑफ द मॉडर्न माइनिंग मशीनरी लीडिंग टू द रिलायंस ऑन द मैनुअल मेथड्स लाइक द रैट होल माइनिंग। These are the high demand on the local economy. Obviously, incentives ज़्यादा मिलता है. Rat hole mining provides the quick profits and employment for the local communities driven by demand from the nearby industries. Nearby industries में आप खेतों में काम करोगे उसमें कम पैसे मिलेंगे आपको, एंड अगर आप रैट होल माइनिंग कर रहे हो यू विल बी अर्निंग अ लॉट। यहाँ पे हमें इमीडिएट क्या बोलते हैं प्रॉफिट और क्विक प्रॉफिट देखने को मिलता है। इसीलिए देर आर कुछ रीजन्स हमने पढ़ लिए कि क्यों नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रैट होल माइनिंग ज़्यादा है। ऑब्वियसली यहाँ पे थिन कोल सेम्स है, यहाँ पे काफ़ी नैरो और सैलो जो एरिया कोल मिलते हैं। मेकिंग लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड माइनिंग थोड़ा अनवाइबल हो जाएगा, इसके लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि 6 शेड्यूल में लैंड राइट्स जो है ना ये सारे ट्राइब्स के अंदर आते हैं, तो ट्राइबल पूरी तरीके से इन सारी जो कोल वाली रीजन्स है उनको ओ करते हैं, एंड उनकी अथॉरिटी है, उनका राइट्स है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द नॉर्मल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू इन्फोर्स एनी सेफ्टी या फिर इन्फोर्स करेंगे माइनिंग स्टैंडर्ड्स उन सारे एरियाज़ में। और वहाँ की जो टोपोग्राफी है दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट, थोड़ी हिली टोपोग्राफी है और रगड टोपोग्राफी है जो कि रिस्ट्रिक्ट करते हैं मॉडर्न माइनिंग मशीनरी को यूज़ करने में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, जिसकी वजह से मैनुअल मेथड्स का यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ गाजा ट्रूस डील। A significant breakthrough was reported in the Gaza truce negotiation between Israel और हमास। सो यहाँ पे हमें एक ट्रूस डील की बात देखने को मिल रही है इसराइल और हमास के बीच में, ऑब्वियसली इसराइल और गाज़ा। नाउ अबाउट द गाज़ा ट्रूस डील, ये है क्या, व्हाट इट इज़? ये काइंड ऑफ सीज फायर है। सीज फायर अग्रीमेंट क्या होती है, व्हाट इज सीज फायर अग्रीमेंट? सीज फायर अग्रीमेंट इज काइंड ऑफ अग्रीमेंट जहाँ पे दोनों साइड जो है ये डिसाइड करते हैं म्यूचुअली दैट दे विल नॉट इनिशिएट नहीं करेंगे, कोई भी फायरिंग वायरिंग नहीं होगी इन दोनों साइड से, टू एंड द प्रोनॉन कॉन्फ्लिक्ट। इतने सालों से चल रहा है अभी गाजा और इसराइल के बीच में लड़ाई, तो इस चीज़ को शांत करने के लिए ये जो है सीज फायर अग्रीमेंट हुई है, दैट इज़ काइंड ऑफ फॉर द फेज ट्रूस हॉस्टेज को रिलीज़ किया गया एंड फॉर द नेगोशिएशंस फॉर द लास्टिंग पीस। अब देशों वही प्राइमरी पार्टीज तो इसराइल और हमास ही है, सपोर्टिंग नेशन यूएस, कतर और इजिप्ट। मीडिएटर नेशन कतर है। कतर काफ़ी बहुत सारी जो इंटरनेशनली हम देखने को मिलता है कि अगर कुछ वॉर चल रही है कतर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ईरान और इसराइल में भी हुई थी, उसमें भी कतर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा था। तो कतर लेड द मीडिएशन एफर्ट्स राइट होस्टिंग नेगोशिएशन इन दोहा विथ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इसराइल और हमास। तो कतर ने मीडिएटर का रोल निभाया है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट क्या, ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा जो वॉर चल रही थी द वुमेन चाइल्ड और वेरी जो हमारे सिविलियंस थे दे वर हर्टिंग एंड दे वर जस्ट शेडिंग देयर लाइव्स, shedding their blood for no reason, so which has resulted in over 46 Palestinian casualties. Political implication भी है, stabilize regional tensions and influence global diplomacy की बात करें तो एक critical moment है US डिप्लोमेसी में under outgoing President Biden and incoming President Trump. Now PKC River Link project, the flagship river link irrigation project which will provide a lifeline to 23 districts। 23 डिस्ट्रिक्ट को पानी मिलेगा। पीकेसी क्या है बताओ? पार्वती काली सिंध चंबल लिंक प्रोजेक्ट है, ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है ये, ठीक है, जिसमें से राजस्थान के 23 जिलों को जो है फ़ायदा होने वाला है। सबमर्जेंस ऑफ 37 स्क्वायर किलोमीटर इन द रणथंभौर टाइगर रिजर्व्स। नाउ पार्वती काली सिंध चंबल लिंक प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे तो दैट इज़ काइंड ऑफ इंटर स्टेट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। इसमें दो कंबाइनिंग पीकेसी लिंक एंड ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट। 2017 में इसको लॉन्च किया गया था, 2023 में मॉडिफाई हुआ है। इसका मकसद है कि वाटर जो है ना वाटर रिसोर्सेज को उसको हम लोग ऑप्टिमाइज़ करेंगे, अच्छा से यूज़ करेंगे इरिगेशन, ड्रिंकिंग और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, और राजस्थान और मध्य प्रदेश को लोगों को फ़ायदा होगा इससे। फीचर्स 72,000 करोड़ रुपया लगा है, दैट इज़ काइंड ऑफ फीचर है। 90% हमारा केंद्र सरकार का पैसा लगा है इसमें। 4100 MCM वाटर क्यूसेक मीटर वाटर जो है वो राजस्थान को मिलेगा और 3000 MCM जो है मध्य प्रदेश को मिलेगा। इसमें रिवर कौन कौन से है? चंबल,
पार्वती, काली सिंध, बनास एंड उनकी ट्रिब्यूटरीज। वही अब चंबल रिवर के बारे में है। चंबल रिवर का ओरिजिन कहाँ हुआ है, तो सिंगर चौड़ी पीक विंध्यन माउंटेन रेंज जो है मध्य प्रदेश में, ये इंपॉर्टेंट है कि विंध्यन माउंटेन रेंज में मध्य प्रदेश। ट्रिब्यूटरीज की बनास, काली सिंध, पार्वती, शिप्रा, मेज रिवर। पार्वती की बात करें तो विंध्यन रेंज, सीहोर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में। पार्वती और चंबल दोनों विंध्यन माउंटेन्स, विंध्यन रेंज से ही ओरिजिनेट हुए हैं। काली सिंध जो है वो देवास डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश से। नाउ व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट इंटेल्स, दिस इज़ द मैप। ये हमारा जो है मध्य प्रदेश है और ये मैप बाउंड्रीज है, ये मध्य प्रदेश है। एंड दिस द राजस्थान। यहाँ पे प्रपोज्ड यहाँ पे एक डैम भी बनने वाला है, दैट इज़ प्रपोज्ड डुंगरी डैम बनेगा। दिस इज़ ये चंबल रिवर है ना, और ये जो है बनास रिवर है, ये बनास रिवर है। ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व को क्रॉस करता हुआ जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट नाउ अबाउट द रणथंभौर टाइगर रिजर्व, क्योंकि यहाँ पे रणथंभौर टाइगर रिजर्व के पास लिंकेज हमें देखने को मिल रहा है, वहाँ पे डैम बनने वाला है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ना। सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ द अरावली और विंध्यन इन द ईस्टर्न राजस्थान। ये देखो अरावली और विंध्यन का जहाँ पे जंक्शन है ना, ईस्टर्न राजस्थान में। दिस इज द रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ये ईस्टर्न राजस्थान है और ये किसके जंक्शन पे है, जंक्शन ऑफ अरावलीज और विंध्यन। बाउंडेड बाय द चंबल रिवर है इसके साउथ में, बनास रिवर इसके नॉर्थ में है। आइकॉनिक रणथंभौर फोर्ट है, दैट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। डोमिनेटेड बाय ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस और थॉर्न फॉरेस्ट है। फ्लोरा की बात करें तो अबंडेंस ऑफ ढोक ट्रीज इंटरस्पोर्स्ड विद फ्लोरा में ढोक ट्रीज इंपॉर्टेंट है, ग्रासलैंड होती हैं, लस फॉलेज नियर द वाटर सोर्स। तो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट के टाइप कौन से मिलते हैं, तो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, थॉर्न फॉरेस्ट मिलेंगे हमें देखने को। फ्लोरा कौन कौन से ट्रीज है, तो ढोक ट्रीज मिलेंगे, ग्रासलैंड और लस फॉलेज नियर द वाटर सोर्स। टाइगर, लेपर्ड, वाइल्ड बोर्स, स्लॉथ बियर, स्ट्रिप्ड हाइनास। यूनिकनेस यहाँ पे यही है कि दैट इज नोन फॉर इट्स ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, मीटिंग पॉइंट ऑफ विंध्या और अरावली का मीटिंग पॉइंट है, यही इसकी यूनिकनेस है, बाकी कुछ स्पेशल है नहीं। ढोक ट्रीज है, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, थॉर्न फॉरेस्ट है। नॉर्थ में इसके बनास रिवर है, साउथ में इसके चंबल रिवर है, और इट इज़ प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ अरावलीज और विंध्यन इन द ईस्टर्न राजस्थान। दैट्स इट। नाउ सदा, व्हाट इज सदा? द यूनिक फ्लैट टॉप लैंडस्केप को बोलते हैं सदा। लोकेटेड इन द कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र, आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। अबाउट द सदा, व्हाट इट इज? फ्लैट टॉप प्लेट्यूज फॉर्म बाय द सेंचुरीज ऑफ एरोजन। ये जो ना इरोजन की वजह से जो बना हुआ प्लेट्यू है उसको हम लोग सदा बोलते हैं लोकली, जिसको सदा मीनिंग द लार्ज फ्लैट एरिया। तो लार्ज फ्लैट एरिया विच इज़ फॉर्म ड्यू टू इरोजन। इरोजन की वजह से एक बड़ा सा प्लेट्यू बना हमें देखने को मिलता है, फ्लैट एरिया, उसको हम लोग बोल देते हैं सदा, विच इज़ फाउंड इन द कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कोंकण रीजन में मिलेगा, पार्टिकुलरली इन द रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट बिटवीन द अरेबियन सी और द वेस्टर्न घाट। दिस इज आवर इंडिया, ठीक है। और ये जो महाराष्ट्र है यहाँ पे अरेबियन सी, ये वेस्टर्न घाट है और ये अरेबियन सी है, तो यहाँ पे हमें सदा देखने को मिलता है, इरोजन हो जाती है, उसकी वजह से एक बड़ा सा लैंड जो है लार्ज फ्लैट एरिया हो जाता है। हाउ दे आर एस्टैब्लिश्ड? क्रिएटेड ड्यू टू जियोलॉजिकल वेदरिंग ऑफ द लैटेराइटिक सॉइल एंड इरोजन प्रोसेस ओवर द सेंचुरीज। ऑब्वियसली हमें पता है कि इन वाले रीजन में जो लैटेराइटिक सॉइल बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो जियोलॉजिकल वेदरिंग जो होती है ना लैटेराइटिक सॉइल की, उसकी वजह से एंड इरोजन ओवर द सेंचुरीज सिमिलर टू द पत्थर प्लेट्यूज, जैसे कि कास्ट प्लेट्यू इन द सतारा डिस्ट्रिक्ट। ना जियोग्राफिकल फीचर्स क्या है? रॉकी टेरेन विद लैटेराइटिक सॉइल। टेरेन जो है आपको रॉकी ही मिलेगी, लैटेराइटिक सॉइल है। ट्रांसफॉर्मिंग इनटू द लस बायोडाइवर्सिटी हब्स ड्यूरिंग द मानसून। मानसून के दौरान काफ़ी अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी लस ग्रीन हो जाती है। सर्व एज अ फ्रेश वाटर कैचमेंट, यहाँ पे रेनी सीजन के दौरान कैचमेंट भी बन सकता है फ्रेश वाटर का ड्यू टू यूनिक जियोलॉजी। सो दैट्स ऑल अबाउट द सदा, विच इज़ सदा के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि ये महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में प्रेजेंट है। ये फॉर्मेशन इसकी होती है इरोजन की वजह से, और जो महाराष्ट्र का रीजन है लैटेराइटिक सॉइल की जियोलॉजिकल इरोजन होती है, वेदरिंग होती है सालों तक, उसके बाद जो है फ्लैट एरिया बन जाता है, तो दैट इज़ द फ्लैट टॉप प्लेट्यूज फॉर्म बाई सेंचुरीज ऑफ इरोजन, जिसको हम लोग लोकली सदा बोलते हैं। और फीचर्स इसके ये रॉकी टेरेन है, लैटेराइटिक सॉइल, मानसून के दौरान जो है बायोडाइवर्सिटी और हब्स अच्छी खासी होती है, सर्व एज अ फ्रेश वाटर कैचमेंट ड्यू टू यूनिक जियोलॉजी।
नाउ पुरुलिया ऑब्जर्वेटरी, एसएन बोस सेंटर फॉर द बेसिक साइंस एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसने इनॉग्रेट करा एक नई ऑब्जर्वेटरी पांचेट हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट बंगाल में। नाउ व्हाट इज पुरुलिया ऑब्जर्वेटरी? अबाउट द पुरुलिया ऑब्जर्वेटरी, एसएन बोस सेंटर फॉर द बेसिक साइंस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इंडिया। इसको एसएन बोस सेंटर फॉर द बेसिक साइंस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, उसके अंदर बनाया गया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। व्हाट इट इज़? एन एडवांस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इक्विप्ड विद 14 इंच टेलीस्कोप, 14 इंच का इसमें टेलीस्कोप लगा हुआ है साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और ट्रेनिंग के लिए। वही पांचेट हिल पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल 600 मीटर की ऊंचाई पे है। और बाकी दूसरी ऑब्जर्वेटरी आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑब्जर्वेटरी नैनीताल में, वेणुगोपाल ऑब्जर्वेटरी तमिलनाडु में है, IUCA ऑब्जर्वेटरी पुणे में है। इंपॉर्टेंस क्या है? fills a critical longitudinal gap that is 86 degree east in the local astronomical observation networks, enable observation of the transient astronomical events for the international collaboration, promotes the astrophysics research, local ecosystem growth and student engagement in the backward region. The next one is the Diograssia Island. Diograssia Island काफ़ी important है। यहाँ पे 15 फिशरमैन जो है ना कन्याकुमारी वाले रीजन से, 15 फिशरमैन फ्रॉम द कन्याकुमारी तमिलनाडु को डिटेन कर लिया गया है डियोग्रेसिया आइलैंड में। डियोग्रेसिया आइलैंड जो है पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी फॉर एलिजिडली क्रॉसिंग द मैरीटाइम बाउंड्रीज। डियोग्रेसिया आइलैंड के बारे में देखेंगे तो कहाँ पे लोकेटेड है? सेंट्रल इंडिया ओशन में, सेंट्रल इंडियन ओशन में है, पार्ट ऑफ द चागोज आर्कीपेलागो। किसका पार्ट है? चागोज आर्कीपेलागो का पार्ट है, प्रेजेंट है हमारे सेंट्रल इंडियन ओशन में, जिसको कंट्रोल करती है ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी लीज्ड टू यूएस। तो ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी ने यूएस को लीज पे दिया हुआ है, तो अभी कंट्रोल तो खैर बोल सकते हैं यूएस का ही है। और यहाँ पे लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो सेंट्रल इंडियन ओशन में है, चागोज आर्किपेलागो का पार्ट है। फीचर्स क्या है? यहाँ पे कोरल अटॉल है, वी शेप्ड का के है एंड ओपन लगून इन द नॉर्दर्न एंड, डिस्कवर्ड बाय पोर्टुगीज के द्वारा इसको डिस्कवर किया था 16वीं शताब्दी में। यहाँ पे यूएस का स्ट्रेटेजिक एयर और नेवल बेस है, साउथ ऑफ इक्वेटर में है। दिस इज द लोकेशन ऑफ डियागो ग्रेसिया। तो ये चागोज आर्कीपेलागो का पार्ट है। दिस इज द पार्ट ऑफ द चागोज आर्कीपेलागो प्रेजेंट इन सेंट्रल इंडियन ओशन, पार्ट ऑफ द चागोज आर्कीपेलागो विच इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, जिसको लीज किया गया यूएस को। तो यूएस का यहाँ पे स्ट्रैटेजिक और नेवल बेस है यूएस का, है ना। पोर्टुगीज ने इसको 16वीं शताब्दी में फाइंड किया था, विच इज़ प्रेजेंट द इक्वेटर है ना, ये इक्वेटर, सॉरी दिस इज इक्वेटर, इक्वेटर के साउथ में है, दैट्स इट। और यहाँ पे जो फिशरमैन, इंडियन फिशरमैन क्रॉस करके जो थोड़े हैं वो इधर चले आए, उनको डिटेन कर लिया गया है। चागोज आर्कीपेलागो क्या है? चागोज आर्कीपेलागो सेंट्रल इंडियन ओशन में प्रेजेंट है, साउथ ऑफ मॉलडीव्स में, कंट्रोल किया जाता है ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी विद क्लेम, बट क्लेम किया जाता है मॉरिशस के द्वारा। डिस्प्यूटेड बिटवीन द यूके और मॉरिशस के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है विद द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रूलिंग ओवर द मॉरिशस, डिकोलोनाइजेशन क्लेम 2019। फीचर्स इसके यही है, आईसीजे ने इस मॉरिशस के फेवर में किया था इसकी जो डिस्प्यूट हुई थी इसमें। फीचर्स ये, इसमें 50 से ज़्यादा आइलैंड है, जिसमें डियोग्रेसिया भी है, साउथ ऑफ इक्वेटर है। दैट्स इट ऑफ द टुडेज करंट अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।